तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे। और अगर आप याद करें तो हम लोगों ने कहा था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज Q को, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाएं, पोजीशन वेक्टर r1 पर वाले पोजीशन से पोजीशन वेक्टर r2 पर वाले पोजीशन तक अगर ले जाएं, तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाता रहेगा और उस फोर्स के लगते हुए वो चार्ज फील्ड में डिस्प्लेस होगा, मतलब कि उस फील्ड के द्वारा चार्ज पर वर्क किया जाएगा और फील्ड की स्टोर्ड एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। तो अगर किसी पॉइंट चार्ज Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पोजीशन वेक्टर r1 पर वाले पोजीशन से पोजीशन वेक्टर r2 पर वाले पोजीशन तक ले जाने में उस चार्ज फील्ड सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है। मान लीजिए फाइनल पोजीशन पर के पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहें UR2, मतलब जब चार्ज R2 पोजीशन वेक्टर पर वाले पोजीशन पर चला गया तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोले UR2, और जब वो R1 पोजीशन वेक्टर पर वाले पोजीशन पर था तब उसके पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोले UR1। तो फाइनल माइनस इनिशियल, किसी भी चीज में चेंज के लिए हम लोग लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज फील्ड सिस्टम की चेंज कर जाएगी इतने से, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इतना से पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब किया, जब चार्ज Q को हम लोग ले गए पोजीशन वेक्टर r1 पर वाले पोजीशन से पोजीशन वेक्टर r2 पर वाले पोजीशन तक। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाते तो इतना से चेंज करता। तो इसको बोलते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उन दोनों पोजीशंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पोजीशंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है। ये ब्रैकेट में वेक्टर r2 लिखने का मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोजीशन r2, एट ए पोजीशन हैविंग पोजीशन वेक्टर r2 ऑफ द फील्ड। सो पोटेंशियल इज स्केलर Vr2 माइनस Vr1, इसको हम लोग लिख सकते हैं Ur2 माइनस Ur1 बाई Q। और यहां से इसी का कंसेक्वेंस है, आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज Q को फील्ड के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाया जाए, पोजीशन वेक्टर r1 पर वाले पोजीशन से पोजीशन वेक्टर r2 पर वाले पोजीशन तक ले जाया जाए पॉइंट चार्ज Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, इस तरह से कि पहले वाले पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था Vr1 और दूसरे वाले पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है Vr2। तो एक ऐसे पॉइंट से दूसरे किसी ऐसे पॉइंट तक चार्ज Q को ले जाया गया जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो उस फील्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगी चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हम लोग Ur2 माइनस Ur1 इसको लिख सकते हैं Q टाइम्स Vr2 माइनस Vr1, ऐसा इसी का कंसेक्वेंस है। और अब जरा देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस
ये चीज़ें डिफाइन करने के लिए, डिफरेंस या चेंज डिफाइन करने के लिए हमें कोई रेफरेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना चाहेंगे तो हमें एक रेफरेंस डिफाइन करने की ज़रूरत होगी कि जीरो पोटेंशियल हम किसको कहते हैं, कितने चार्ज जब कहाँ पर है, किस पोटेंशियल को हम लोग जीरो पोटेंशियल कहते हैं, और उसके रिलेटिव दूसरे सारे पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन किया जाएगा। अगर किसी गिवन पोजीशन पर के पोटेंशियल को हम लोगों ने रेफरेंस पोटेंशियल ले लिया, उसको जो भी है उसको हमने ज़ीरो कह दिया, और किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल उससे 5 वोल्ट ज़्यादा है तो हम कहेंगे वहाँ का पोटेंशियल +5 वोल्ट है, और किसी पॉइंट पर का पोटेंशियल अगर वहाँ से 3 वोल्ट कम है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर का पोटेंशियल -3 वोल्ट है। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर का पोटेंशियल बताने के लिए हमें पहले एक रेफरेंस डिफाइन करने की ज़रूरत होती है, और किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को ज़ीरो मान करके और उस पोटेंशियल की तुलना में दूसरे सारे पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन किया जा सकता है कि दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल उस पॉइंट के पोटेंशियल से कितना ज़्यादा या कितना कम है। बट यूजुअली जब कुछ ऐसे किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को आप रेफरेंस मान सकते हैं और वहाँ के पोटेंशियल को आप जीरो मान सकते हैं, बट यूजुअली जब कुछ नहीं कहा हुआ रहता है तब हम लोग सारा काम ये मान करके करते हैं कि इन्फिनिटी के पोटेंशियल को ज़ीरो लेंगे। मतलब जब चार्ज उस फील्ड के बाहर के किसी पॉइंट पर होगा, एक ऐसे पॉइंट पर होगा जहां पर उस फील्ड का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, मेजरेबल नहीं है, वैनिशिंगली स्मॉल है, ऐसे पोजीशन पर के पोटेंशियल को ज़ीरो मानेंगे और उस रेफरेंस के रिलेटिव फील्ड के दूसरे सारे पॉइंट पर के पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं। सो इफ वी टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी ज़ीरो, तब फील्ड के किसी गिवन पोजीशन, किसी गिवन पॉइंट पर के पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लिया जाए कि ये जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने Q लिया है, इसको फील्ड के बाहर के पॉइंट से इंफिनिटी से कैरी करवा करके फील्ड के किसी गिवन पॉइंट तक लाते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर है R। तो उस पोजीशन पर के पोटेंशियल को अगर हम लोग कहें VR, तो VR होगा वहां का पोटेंशियल, और शुरू में कहां से लाए, इंफिनिटी से, और हम लोग कह रहे हैं कि इंफिनिटी के पोटेंशियल को हम लोग ज़ीरो लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल इज V एट R, इनिशियल पोटेंशियल इज V एट इंफिनिटी, दिस इज ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, U एट R माइनस U एट इंफिनिटी बाई Q। और उस चार्ज को इंफिनिटी से फील्ड के उस पार्टिकुलर पोजीशन तक लाने के दरमियान उस पर दो तरह के फोर्सेस लग रहे होंगे, एक एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा होगा और एक वो फील्ड फोर्स लगा रही होगी जिस फील्ड में उस चार्ज को लाया जा रहा है उस फील्ड के किसी पार्टिकुलर पोजीशन तक इंफिनिटी से कैरी करवा करके। तो दो तरह का वर्क हो रहा होगा उस चार्ज पर, एक वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा होगा, दूसरा वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जा रहा होगा। तो उस चार्ज पर नेट वर्क डन हो जाएगा W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क। एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम इनिशियली द चार्ज वाज एट रेस्ट एट इंफिनिटी, और फाइनली भी आप उसको फील्ड के पोजीशन वेक्टर R पर वाले पोजीशन तक ला करके प्लेस करते हैं, फाइनली चार्ज रेस्ट में है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाएंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। सो नेट वर्क डन ऑन चार्ज बाय ऑल द फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन इट शुड बी जीरो। सो व्हाट वी कैन राइट इज W external plus W electric should be zero.
तो W एक्सटर्नल विल बी माइनस W इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है और इसके द्वारा किए गए वर्क का निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों तरफ Q से आप डिवाइड कर दें तो W एक्सटर्नल बाई Q इज इक्वल टू यू आर माइनस यू इन्फिनिटी बाई Q, और यही है यू आर माइनस यू इन्फिनिटी बाई Q, यही हो जाएगा वी आर माइनस, ये किसके बराबर है? इसके बराबर, माइनस वी इन्फिनिटी। वी इन्फिनिटी को हम लोग जीरो ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा यू आर माइनस यू इन्फिनिटी बाई Q। तो यहाँ से हम लोग फील्ड के किसी गिवन पोजीशन R पर के पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, V एट R इज इक्वल टू यू आर माइनस यू इन्फिनिटी बाई Q, और इसको हम लोग यू आर बाई Q भी लिख सकते हैं बिकॉज यू इन्फिनिटी ऑल्सो इज जीरो। और ये किसके बराबर है? तो ये है W एक्सटर्नल बाई Q के बराबर। तो यहाँ से हर फिजिकल जो क्वांटिटी होती है, जो भी हम लोग टर्मिनोलॉजीज फिजिक्स में यूज़ करते हैं, उनके साथ एक कोनोटेशन अटैच्ड होता है, एक मीनिंग अटैच्ड होती है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके साथ कौन सी मीनिंग अटैच्ड है, ये क्या बताता है। अगर फील्ड के किसी गिवन पोजीशन पर का हम पोटेंशियल जान गए या हमें बता दिया गया तो उससे क्या पता चला, तो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज के रूप में ये डिफाइंड है। तो किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कैरी करवा करके फील्ड के किसी गिवन पोजीशन तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज को कहेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पार्टिकुलर पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to work done by external agent in carrying unit positive charge from infinity to that position of the field। और इसके आधार पर आप इसको ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि इन्फिनिटी से R1 पोजीशन तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ा होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, वो पोजीशन R1 पर का पोटेंशियल हो जाएगा VR1, और इन्फिनिटी से R2 तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा होगा वो हो गया होगा पोजीशन वेक्टर R2 पर वाले पोजीशन पर का पोटेंशियल VR2। तो R1 पोजीशन से R2 पोजीशन तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा? VR2 माइनस VR1। तो Q चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? Q इंटू VR2 माइनस VR1। तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाया जाता है, जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V2 माइनस V1, तो चार्ज Q को V1 पोटेंशियल पर वाले पॉइंट से V2 पोटेंशियल पर वाले पॉइंट तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा Q टाइम्स V2 माइनस V1। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग और कैरिंग अ पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द अदर पोजीशन such that the potential difference between these two positions is VR2 minus VR1 is equal to Q times VR2 minus VR1।
इस तरह से आप किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा वो डिफाइन कर सकते हैं। और इन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर आप बता सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट पर का पोटेंशियल क्या होगा। अगर R डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट है P, तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q। ये क्या होगा। तो आप ऐसा करें, एक दूसरे चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से कैरी करवा करके पॉइंट P तक ले आए, तो फाइनल सेपरेशन दोनों चार्जेस के बीच का हो जाएगा R, और इनिशियल सेपरेशन था इन्फिनिटी। तो दो चार्ज के सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। जब तक अन्यथा कहा नहीं जाएगा, हम लोग सारी बातें ये मान करके करेंगे कि चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और इन एयर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाई R होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R माइनस 0, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, Q0 चार्ज को लाए हैं इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक, तो UR माइनस U इन्फिनिटी बाई Q0 वो हो जाएगा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इस वाले फॉर्मूले से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R, और नीचे में डिवाइडेड बाई Q0, तो Q0 से Q0 कट जाएगा और मिल जाएगा किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये किसी पॉइंट चार्ज के कारण उससे R डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसकी कोई दिशा नहीं होगी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया पॉइंट चार्ज के कारण। आपको मैं याद दिलवा दूं कि किसी पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट चार्ज Q के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर R पर स्थित है, तो इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर R कैप, जहां R कैप वेक्टर R के डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर का फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर का पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात किया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा उसके चारों ओर के स्पेस में प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इत्यादि इत्यादि। इन बातों को ज्योमेट्रिकली हम कैसे समझ सकते हैं। हाउ कैन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज और अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अराउंड इट बी कंसीव्ड ज्योमेट्रिकली, और हाउ कैन इट बी इंटरप्रेटेड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। इस बात को माइकल फैराडे ने सोचा, और माइकल फैराडे ने एक तरीका सजेस्ट किया किसी चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा उसके चारों ओर के स्पेस में प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का, और उसको लाइंस ऑफ फोर्सेस बोला जाता है। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्या कॉन्सेप्ट है, लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस
ज्योमेट्रिकल लाइंस या कर्व्स हैं जिनके टर्म्स में, इन ज्योमेट्रिकल लाइंस या कर्व्स के हेल्प से, इनकी मदद से किसी चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा उसके चारों ओर के स्पेस में प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ज्योमेट्रिकल लाइंस और कर्व्स को अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है। कहीं पर हमने एक ऐसा लाइन खींच दिया और उसके दोनों तरफ इस तरह के कर्व्स बना दिए, और अगर मैं जानना चाहूं कि यह किस तरह के फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं इससे अंदाजा लगा सकते, बिकॉज ज्योमेट्रिकल लाइंस और कर्व्स को कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती है। अगर इन ज्योमेट्रिकल लाइंस और कर्व्स की मदद से किसी फिजिकल आइडिया को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो इन लाइंस के साथ हमें कुछ फिजिकल मीनिंग्स अटैच करवानी पड़ेगी, जो कि माइकल फैराडे ने किया। ये माइकल फैराडे ने इनके साथ कुछ प्रॉपर्टीज अटैच करवाया, जिसको कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये हाइपोथेटिकल तरीका है, ये माइकल फैराडे के द्वारा निकाला गया एक काल्पनिक तरीका है, हाइपोथेटिकल तरीका है। किसी चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा उसके चारों ओर के स्पेस में डेवलप करवाए गए फील्ड के बारे में सोचने का, उसका अंदाज़ा लगाने का ये एक काल्पनिक तरीका है। सही में इस तरह के कोई लाइंस या कर्व्स नहीं होते हैं, ये काउंटेबल लाइंस एंड कर्व्स नहीं हैं, दे कैनॉट बी रियलाइज्ड एट ऑल, दे आर हाइपोथेटिकल लाइंस एंड कर्व्स एज कंसीव्ड बाय माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने कुछ प्रॉपर्टीज अटैच करवाया और कहा कि अगर इन प्रॉपर्टीज के साथ इन लाइंस या कर्व्स को देखा जाएगा, तब ये लाइंस या कर्व्स किसी चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा उसके चारों ओर के स्पेस में प्रोड्यूस किए जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहे गए। और ये प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेज से निकलते हैं और निगेटिव चार्जेज इनको जहां मिलेगा वहां जाके टर्मिनेट कर जाएंगे, एंड कर जाएंगे। सो पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज के सोर्स की तरह होते हैं, ऑरिजिन की तरह होते हैं। पॉजिटिव चार्जेज एक्ट लाइक सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड निगेटिव चार्जेज एक्ट लाइक सिंक्स। तो जहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा उससे चारों तरफ ये लाइंस निकलेंगे इस तरह से। मैं आपको बता दूं, सही में ऐसा कोई भी लाइन पॉजिटिव चार्ज से नहीं निकलता है। ये कल्पना किया गया कि अगर हम मान लें कि पॉजिटिव चार्ज है और उससे ऐसे लाइंस निकलते हैं, अगर मान लें, सही में ऐसे कोई लाइंस नहीं निकलते हैं, दे आर ऑल इमेजिनरी लाइंस, हाइपोथेटिकल लाइंस। अगर ऐसा हम एज्यूम कर लें, तब इन लाइंस के टर्म्स में उस चार्ज के द्वारा उसके चारों ओर के स्पेस में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, इस आइडिया को हम कंसीव कर सकते हैं, उसका एक मेंटल पिक्चर हम बना सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर आसपास कोई दूसरे चार्जेस नहीं होंगे तो पॉजिटिव चार्ज से निकलने के बाद इन्फिनिटी तक ये लाइन ऐसे ही सिमेट्रिकली हर तरफ जाते रहेंगे, और जहां इनको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा वहां जाकर के ये टर्मिनेट कर जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस पर जाकर के ये लाइंस एंड कर जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं। दूसरी बात, ये ऐसा लगता है जैसे दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैं अगेन आपको अलर्ट कर दूं, प्लीज बी केयरफुल। सही मायने में जब कोई लाइंस ही नहीं है तो उनके बीच कोई एक्चुअल रियलाइजेबल फोर्स की बात नहीं होगी। ये सारी बातें काल्पनिक की जा रही हैं कि अगर हम एज्यूम करें कि ऐसे लाइंस निकलते हैं चार्ज से और ये हर दो लाइन एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वे आर सपोज्ड टू रिपेल वन अनदर, रिपेल वन अनदर।
तीसरी बात इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे इन लाइंस में एक तरह का टेंशन एग्जिस्ट करता है, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह होते हैं, जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग में टेंशन होता है। तो इनका दो ही शेप्स पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन या बो शेप्ड, बिकॉज दे डू हैव टेंशंस। तो ये चाहे तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ए टेंशन exists in electric lines of forces, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की नंबर डेंसिटी कितने क्लोज हैं, कितने डेंसर हैं पर यूनिट सरफेस एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम से कितने ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होगी वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को बताएगी। अगर दो पोजीशन है स्पेस का, एक जगह नंबर डेंसिटी दूसरे जगह के नंबर डेंसिटी का दुगना है, तो हम कह सकते हैं यहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड दूसरे पोजीशन पर के फील्ड के मैग्नीट्यूड का दुगना होगा। सो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होगा वो फील्ड के रिलेटिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर के फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन बताएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और एक लास्ट प्रॉपर्टी कहा गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओपन कर्व्स होते हैं, ये क्लोज्ड कर्व्स नहीं होते हैं, और इनका ओपन कर्व होना इस बात को सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ओपन कर्व्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तरह ये क्लोज्ड कर्व्स नहीं होते, और इनका ओपन कर्व होना ये सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो अगर इन प्रॉपर्टीज के साथ इन लाइंस को देखा जाएगा, तो जैसे मान लीजिए यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो पॉजिटिव चार्ज से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सिमेट्रिकली निकलते इस तरह से। लेकिन जब सामने में नेगेटिव चार्ज होगा तो ये लाइन तो जाकर के इस पर टर्मिनेट कर जाएगा, और जो लाइन इसके नहीं रहने पर ऐसा निकलता उसको सामने में जब नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो ये जाकर के उस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट कर जाना चाहेगा। बट दो लाइन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, और उस रिपल्सन के कारण ये थोड़ा ऐसा बो शेप लेकर के आकर के टर्मिनेट करेगा, इधर वाला ऐसा बो शेप लेकर के आकर के टर्मिनेट करेगा। तो इस तरह से इन प्रॉपर्टीज को लगाते हुए हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके चारों ओर के फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर की बात अगर करें तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, निगेटिव चार्ज इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और दोनों का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन दे दिया। तो इस तरह से इन प्रॉपर्टीज को लगा करके किसी भी तरह के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसके चारों ओर के स्पेस में कैसा फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, हम ज्योमेट्रिकली उस फील्ड के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेंटल पिक्चर बना सकते हैं, टेकिंग हेल्प ऑफ द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। एक टर्म होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। इक्विपोटेंशियल ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम होगा, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम होगा, इक्वी
पोटेंशियल सरफेसेज किसको बोलते हैं? ऐसे सरफेसेज जिसके किसी भी पोजीशन r पर का पोटेंशियल सेम होगा, कांस्टेंट होगा। अगर उसके एक पॉइंट पर का पोटेंशियल है 5 वोल्ट तो हर पॉइंट पर का पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट। तो अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा, हम लोग अगर मान लें कि बोर्ड का सरफेस इक्विपोटेंशियल है, तो जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही सरफेस के हर पॉइंट पर होगा। तो इसके सरफेस के लॉन्ग पोटेंशियल का ग्रेडियंट नहीं होगा। तो इक्विपोटेंशियल के सरफेस के पैरेलल पोटेंशियल का कोई ग्रेडियंट नहीं होगा, सरफेस के प्लेन में पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, और पोटेंशियल के ग्रेडियंट को ही फील्ड बोलते हैं। इसका मतलब इसके सरफेस के प्लेन में, इसके सरफेस के प्लेन के पैरेलल कोई फील्ड नहीं होगा। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कोई फील्ड होगा भी इसके सरफेस के किसी पॉइंट पर, तो वो सरफेस से परपेंडिकुलरली डायरेक्टेड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, at all points on the surface of equipotential surfaces। बिकॉज अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, आप कहें कि इसके सरफेस से सर्टेन एंगल पर होगा लेस देन 90, तब तो इस फील्ड का एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा इसके सरफेस के प्लेन में। और अगर इसके सरफेस के प्लेन में फील्ड होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो पोटेंशियल का ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर जाएगा, तो फिर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो पाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली डायरेक्टेड होगा। और दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मतलब ऐसे सरफेसेस जिनके पोटेंशियल्स अलग अलग हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज अगर क्रॉस करेंगे तो सेम पॉइंट पर पोटेंशियल का दो डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्लेन में अगर किसी चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वर्क डन विल बी जीरो, बिकॉज वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्लेन में पोटेंशियल हर जगह सेम है, पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं, सो वर्क डन विल बी जीरो। तो ये सारी बातें दिमाग में रखनी है जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करेंगे। तब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। आपको पता है dv होता है माइनस ई डॉट डी आर, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहां से दो तीन बातें हम कर सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर हम लोग स्मॉल अमाउंट डी आर से डिस्प्लेस होते हैं, तो ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा? ई डॉट डी आर हो जाएगा ई डी आर कॉस थीटा, और यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा dv बराबर ई डी आर कॉस थीटा। तो dv बाई डी आर ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। और ई कॉस थीटा क्या है? जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में dr के डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। और dv बाई डी आर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ आर। और अगर इसके पहले हम निगेटिव साइन लगा दें तो बढ़ना भी चेंज है और घटना भी चेंज है, बढ़ना भी चेंज है और
घटना भी चेंज है, तो माइनस dv बाई डी आर हो जाएगा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। तो अगर किसी गिवन डायरेक्शन में dr डिस्टेंस आगे बढ़ने से पोटेंशियल dv से घटता है, तो माइनस dv बाई डी आर आपके आगे बढ़ने के डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट देगा, पहली बात। दूसरी बात, माइनस dv बाई डी आर है ई कॉस थीटा, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब? जब कॉस थीटा मैक्सिमम, और कॉस थीटा मैक्सिमम कब? जब थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मीन्स जब फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से घटता है। दो कंक्लूजन, अगर किसी गिवन डायरेक्शन में फील्ड है तो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा। इस डायरेक्शन में नेट फील्ड नहीं है, नेट फील्ड है इधर, इस फील्ड का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ही सही लेकिन फील्ड है। तो अगर फील्ड है तो उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में dr डिस्टेंस आगे बढ़ने से जितना पोटेंशियल घटेगा, नेट फील्ड के डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ने से उससे पोटेंशियल ज्यादा अमाउंट से घटेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीजेज एट मैक्सिमम रेट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये मैक्सिमम, ये पोटेंशियल के घटने का रेट है, और ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मतलब फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से घटता है। दूसरी बात, अगर फील्ड के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दोनों तरफ आप इंटीग्रल साइन लगा दीजिए। इंटीग्रल dv बराबर माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम r1 टू r2। पोजीशन वेक्टर r1 पर का पोटेंशियल अगर है VR1, r2 पर का पोटेंशियल अगर है VR2, तो ये हो जाएगा VR2 माइनस VR1 इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम R1 टू R2। तो इस इंटीग्रल को अगर इवेलुएट कर लेंगे तो फील्ड के दो पोजीशंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और एक इसका तीसरा इंटरप्रिटेशन हम लोग कर सकते हैं, फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है तो ई को लिख सकते हैं EXI कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप, DR को लिख सकते हैं DXI कैप प्लस DY जे कैप प्लस DZ के कैप। तो DV हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस EX DX माइनस EY DY माइनस EZ DZ। अब आपके पास वेरिएबल्स तो तीन हैं x y z, लेकिन अगर आप x एक्सिस के लॉन्ग dx से आगे बढ़ते हैं तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, तो dy 0 होगा, dz 0 होगा। तीन वेरिएबल में से दो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एक चेंज करेगा, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। और तब डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा देंगे, जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हम लोगों ने ऐसा करना सिखाया था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल v बराबर माइनस EX डेल x, तो यहाँ से आ जाएगा EX बराबर माइनस डेल v बाई डेल x। तो अगर फील्ड दिया हुआ है और फील्ड के दो पोजीशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन अगर पोटेंशियल दिया हुआ है और उससे फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके उसका निगेटिव ले लीजिए, फील्ड का x कंपोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली आप कर सकते हैं, सिमिलरली EY हो जाएगा माइनस डेल v बाई डेल y, और EZ हो जाएगा माइनस डेल v बाई डेल z। और जब किसी वेक्टर का तीनों कंपोनेंट मिल गया मतलब वेक्टर मिल गया, वेक्टर E को आप लिख सकते हैं EXI कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप, और यहाँ से फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट डेल v बाई डेल x का स्क्वायर प्लस डेल v बाई डेल y का स्क्वायर प्लस डेल v बाई
डेल z का स्क्वायर। तो अगर फील्ड दिया हुआ है तो किसी फील्ड के किसी गिवन पोजीशन पर का पोटेंशियल या दो पोजीशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो फील्ड कैसे निकलेगा, ये सारी बातें आप कर सकते हैं इन फॉर्मूलों की मदद से। और इस चैप्टर में एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत स्मॉल सेपरेशन से सेपरेटेड हों तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। बहुत स्मॉल मतलब कितना स्मॉल? स्मॉल तो एक रिलेटिव वर्ड है, किसके तुलना में स्मॉल? तो मान लीजिए एक चार्ज है -q, दूसरा चार्ज है +q। इन दोनों चार्जेज के बीच के सेपरेशन की तुलना में इन चार्जेज से उस पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर इन चार्जेस के कारण कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट निकालना है, इन डिस्टेंसेस की तुलना में अगर ये वाला डिस्टेंस चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल है, कम से कम 100 टाइम्स स्मॉलर है, तब उस पॉइंट के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के इस कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। मीन्स व्हाट? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सेम यही सिस्टम इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकता है, इस पॉइंट के लिए वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, बिकॉज ये सेपरेशन इन सेपरेशंस की तुलना में मच 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 स्मॉलर नहीं है। तो स्मॉल वर्ड यहाँ कॉम्परेटिव सेंस में है। और हर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर डिफाइन करते हैं। हर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पर -q चार्ज है और इसके रिलेटिव पोजीशन वेक्टर d पर +q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर डिफाइंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिलेटिव टू निगेटिव चार्ज। मतलब डाइपोल के डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है qd और डाइपोल मोमेंट वेक्टर डायरेक्टेड होता है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब अगर p डाइपोल मोमेंट वेक्टर का कोई एक डाइपोल है तो इस डाइपोल के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर r पर वाले पॉइंट पर जो डाइपोल के एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई r स्क्वायर। और इसमें दो स्टैंडर्ड पोजीशंस की बात करते हैं। अगर वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, अगर वो पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर कहीं पर भी हो, मतलब ये थीटा 0 डिग्री हो, एक्सियल पॉइंट हो, तब उसके पोजीशन को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। और एंड ऑन पोजीशन में थीटा विल बिकम 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज 1। तो एंड ऑन पोजीशन में अगर कोई पॉइंट है डाइपोल से r डिस्टेंस पर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर। और अगर वो पॉइंट जहां पर इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इससे राइट एंगल पर है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, या डाइपोल से 90 डिग्री पर है, तब उसके पोजीशन को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में क्या होगा? थीटा विल बी 90, cos 90 0। तो एट ऑल पोजीशंस इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। और जो न तो एक्सिस पर है
न परपेंडिकुलर पॉइंट पर है, कहीं और है, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है डाइपोल के एक्सिस से थीटा एंगल पर एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम डाइपोल, तो वैसे जनरलाइज्ड पॉइंट पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये होगा। और फील्ड का क्या होता है, किसी डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो p डाइपोल मोमेंट वेक्टर का अगर कोई डाइपोल है, इसके रिलेटिव पोजीशन वेक्टर r पर और डाइपोल के एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड जो पॉइंट होगा, उस पोजीशन पर का फील्ड होता है, उस पोजीशन पर का फील्ड होता है p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू, हम लोग डेरिवेशन पार्ट इग्नोर कर रहे हैं, √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर जो डाइपोल से r डिस्टेंस पर है और डाइपोल के एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। यहां भी अगर दो स्टैंडर्ड पोजीशंस की बात करें, अगर एंड ऑन पोजीशन की बात करें, तो एंड ऑन पोजीशन में थीटा विल बी 0 डिग्री, तो ये E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यू। अगर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की बात करें, अगर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की बात करें, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में थीटा विल बी 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, 0 0 प्लस 1 1, तो E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यू। मतलब डाइपोल से सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लीजिए एंड ऑन पोजीशन में, एक पॉइंट ले लीजिए ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, तो एंड ऑन पोजीशन वाला फील्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन वाले फील्ड का दुगना होगा। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पोटेंशियल 0 होता है बट फील्ड 0 नहीं होता है, फील्ड 0 नहीं होता है। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, एंड ऑन पोजीशन में फील्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर के एलोंग डायरेक्टेड होगा, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में आप लॉजिकली सोच सकते हैं, ऐसा है, ये D वेक्टर है और यहाँ पर हमें फील्ड चाहिए, तो इसका फील्ड इधर होगा, इसका फील्ड इधर होगा, तो रिजल्टेंट फील्ड जो होता है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के जस्ट अपोजिट होता है। और दो फॉर्मूले आपको और याद रखने चाहिए। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में p डाइपोल मोमेंट वेक्टर का कोई डाइपोल प्लेस्ड है एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो ये फील्ड इस डाइपोल पर एक टॉर्क लगाता है, एक ऐसा टॉर्क जो इस डाइपोल को रोटेट करवा के फील्ड के डायरेक्शन में एलाइन कर देना चाहता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर प्लेस्ड होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल पर एक टॉर्क लगाएगा, और उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। और जब P डाइपोल मोमेंट वेक्टर का कोई एक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में होता है एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो उस डाइपोल का उस फील्ड में एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फील्ड डाइपोल सिस्टम इज गिवन बाय U इज इक्वल टू -P.E। तो एक तरह से हम लोगों ने जितने फॉर्मूले हैं, जितने सिचुएशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर में, जिन कॉन्सेप्ट्स, जिन फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में, उन सारे सिचुएशंस को हमने जल्दी जल्दी समराइज़ करने की कोशिश किया है। मैं किसी डेरिवेशन के अंदर नहीं गया हूँ, एक बार एक ओवरव्यू दिया है पूरे चैप्टर का। इन फॉर्मूलों को, इन सिचुएशंस को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इन पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप बना पाएंगे। अगले लेक्चर में इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बना करके और इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।